मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, हमारे जो श्वसन तंत्र है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा मांसपेशियां, जिसमें डायाफ्राम वगैरह आ जाएगा, मांसपेशियां। तो हमारे श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा हुआ है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। मांसपेशियां हम लोग डिस्कस करेंगे श्वसन की क्रियाविधि में। जब हम श्वसन की क्रियाविधि डिस्कस करेंगे तब हम मांसपेशियां डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में बता दूं आपको कि ये जो कंठ तक का भाग है ये ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा है। कंठ तक का भाग ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद ये जो श्वसनी आ जाती है फेफड़ों में प्रवेश करने से जस्ट पहले, जो हमारी वक्ष गुहा में, छाती में एंटर कर जाती है, जो शेरुकाएं वक्ष गुहा के अंदर, श्वास नली जब वक्ष गुहा में प्रवेश कर जाती है तो छाती के बाहर की हड्डियों के अंदर कवर होती है ये, तो वक्ष गुहा बोलते हैं उसको। तो कंठ तक तो आ गया ऊपरी श्वसन तंत्र। कंठ के नीचे का हिस्सा जो है वो निचला श्वसन तंत्र है। अब ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारी नासा। नासा यानी नोज, जो कि एक जोड़ी नासा द्वार द्वारा खुलता है, यानी 2 छिद्र होते हैं इसे, जिसे हम नासा द्वार कहते हैं। और इसी नासा द्वार से वायु जो है वो हमारे नाक में प्रवेश करती है और नाक में या नासिका में या नासा में प्रवेश करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे बाल, सीलिया, श्लेष्मा पाई जाती है। छोटे छोटे रोम और श्लेष्मा पाई जाते हैं जो इस नाक के अंदर या नासिका के अंदर ही धूल के कणों को, पराग कणों को और फफूंद वगैरह को यहीं रोक लेते हैं, जिससे शुद्ध वायु ही आगे प्रवेश कर पाती है। तो नासा या नासिका, नासा या नासिका जो है वो सबसे पहला श्वसन अंग है हमारा, जो एक जोड़ी नासा द्वार के द्वारा खुलता है और नासा द्वार के द्वारा ही वायु जो है वो हमारे नासा मार्ग में प्रवेश कर जाती है और नासा मार्ग के अंदर सीलिया यानी रोम, श्लेष्मा पाई जाती है, जिससे धूल के कण, पराग कण और फफूंद आदि वहीं रुक जाते हैं और शुद्ध वायु जो है वो आगे प्रवेश करती है। मुख जो है, मुख से भी वायु जो है वो जाती है श्वसन मार्ग के अंदर और मुख जो है वो द्वितीयक अंग के तौर पे कार्य करता है। श्वसन मार्ग द्वितीयक श्वसन मार्ग है ये। प्राथमिक श्वसन मार्ग नासा ही है, द्वितीयक श्वसन मार्ग मुख है। अब नासा से वायु जो ये रोम और श्लेष्मा द्वारा यहाँ धूल के कण वगैरह रुक जाते हैं, सारे फफूंद रुक जाती है। उसके बाद ये आ जाती है नासाग्रसनी। नासाग्रसनी, अब वायु जो है वो नासाग्रसनी, अब ग्रसनी के भाग देखें हम तो ये आ गई नासाग्रसनी। ये शुरुआत में आ गया मुख गुहा यहाँ तक है, उसके बाद ये आ गई मुखग्रसनी। मुखग्रसनी, ये नासाग्रसनी और ये मुखग्रसनी, दोनों की वायु यहाँ मिल जाती है। उसके बाद जो ग्रसनी का भाग शुरू होता है उसे बोलते हैं हम अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। इस प्रकार आगे का जो भाग आता है हम ग्रसनी ही लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ग्रसनी के 3 भाग हैं, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी।
नासाग्रसनी जो नाक से वायु को ला रही है, मुखग्रसनी जो मुख से वायु को ला रही है, और कंठग्रसनी जो कंठ में वायु को लेकर जाएगी। इसे अधोग्रसनी भी बोलते हैं। अधोग्रसनी यानी ग्रसनी का निचला भाग, अधोग्रसनी यानी ग्रसनी का निचला भाग। तो नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। तो ग्रसनी से वायु जो है वो आ जाती है कंठ तक, लेकिन ग्रसनी में बिल्कुल अंतिम भाग में एक पहले भी पढ़ चुके हम, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन या कुछ जगह घाटी ढक्कन भी लिखा होता है। घाटी ढक्कन जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो ग्रसनी में मेन यही है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश नहीं करने देता। ये श्वास नली है, तो जब हम भोजन निकल रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, इस कंठ का मार्ग जो है वो बंद कर देता है, कंठ का मार्ग बंद कर देता है। ये कंठ है अपना, इसका मार्ग जो है वो एपिग्लोटिस बंद कर देता है और भोजन जो है यहाँ से आहार नली में प्रवेश कर जाता है। तो ये श्वास नली है। तो एपिग्लोटिस खुलता है और एपिग्लोटिस के खुलते ही वायु जो है वो कंठ में आ जाती है। तो अगला भाग आता है कंठ, जो कि ऊपरी श्वसन तंत्र का अंतिम भाग है, कंठ या लैरिंग्स। लैरिंग्स। अब कंठ, सबसे बड़ी विशेषता कंठ की, कंठ जो है वो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का काम करता है। तो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना है कौन सी, कंठ। और कंठ में वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु पाए जाते हैं, कंठ के अंदर स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और स्वर रज्जु में जो होते हैं वो झिल्लियां होती हैं, श्लेष्मा झिल्लियां, झिल्लियां लगी होती हैं स्वर रज्जु के अंदर। तो जैसे ही हवा ग्रसनी से कंठ में प्रवेश करती है तो कंठ में स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसमें श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं जो वायु के प्रवेश करते ही कंपी यानी कंपन करने लगती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंठ के अंदर ध्वनि को उत्पन्न करने वाला है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो है ये श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं इसके अंदर। तो जैसे ही वायु हमारे कंठ में प्रवेश करती है तो वो श्लेष्मा झिल्लियों से टकराती है और श्लेष्मा झिल्लियां जो है वो कंपन करने लगती हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंठ के बाद आता है हमारा निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहला आता है श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली। तो ये जो हम देख रहे हैं ये श्वास नली है। ये निचला श्वसन तंत्र शुरू हो गया है, श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली में सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रिंग, सी आकार के रिंग जो कि उपास्थि से बने होते हैं। सी आकार के छल्ले किससे बने हैं, उपास्थि से। उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, देखो जब श्वास नली में वायु होगी तब तो श्वास नली फूली हुई रहनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें हवा भरी है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी है तो गुब्बारा क्या होगा, फूला हुआ रहेगा। लेकिन अगर गुब्बारे से हवा निकाल दे तो वो गुब्बारा पिचक जाएगा। अब मान लो श्वास नली में हवा नहीं है तो फिर ये जो सी आकार के छल्ले हैं ये इसे पिचकने नहीं देते। जैसे गुब्बारे में हवा ना हो तो क्या होगा, गुब्बारा पिचक जाएगा। लेकिन श्वास नली की विशेषता है कि इसमें हवा न होने पर भी ये पिचकती नहीं है। क्यों नहीं पिचकती, क्योंकि इसमें उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो वायु न होने पर भी इसे पिचकने नहीं देते। दो सी आकार के छल्लों का कार्य है श्वास नली को वायु की अनुपस्थिति में भी पिचकने नहीं देते। उसके बाद ये जो श्वास नली होती है ये आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा ये जो दाएं फेफड़े में जा रहा है और एक हिस्सा ये जो बाएं फेफड़े में जा रहा है। इन्हें हम बोलते हैं श्वसनी।
श्वसनी, ब्रोंकाई, श्वसनी, ब्रोंकाई। तो श्वास नली जो है वो आगे दो भागों में, दो शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। एक श्वसनी दाएं फेफड़े में, दाएं फेफड़े की विशेषता बता दूं कि इसमें 3 पालियां हैं, 1 2 3, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। दायां फेफड़ा 3 पालियों से और बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना होता है। दायां फेफड़ा आकार में कुछ छोटा होता है और बायां फेफड़ा आकार में थोड़ा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा छोटे होने के कारण इधर यकृत वगैरह है तो वो उसको जगह चाहिए, तो ये थोड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा हमारा 3 पालियों में बंटा होता है। तो श्वास नली जो है वो आगे 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। एक श्वसनी दाएं फेफड़े में और दूसरी श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। अब श्वसनी आगे फिर बंटती है। इसे हम, जो ये भाग है, इसे हमारी बुक्स में प्रथम श्वसनी कहा गया है। प्रथम श्वसनी। श्वसनी आगे फिर बंटती है द्वितीय श्वसनी में। ये द्वितीय श्वसनी हो गई, देखें, प्रथम श्वसनी आगे बढ़ गई द्वितीय श्वसनी में। द्वितीय श्वसनी आगे बढ़ जाती है तृतीय श्वसनी में, तो ये तृतीय श्वसनी है। तो ये प्रथम श्वसनी आगे बढ़ती है द्वितीय श्वसनी में, द्वितीय श्वसनी आगे बढ़ती है तृतीय श्वसनी में, और तृतीय श्वसनी आगे बहुत सारी शाखाओं में बंटी होती है। आगे ये जो शाखाएं इससे निकल रही हैं, ये छोटी छोटी शाखाएं, ये शाखाएं होती हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ये शाखाएं हैं श्वसनिकाएं। तो अगला पार्ट आता है श्वसनिका, ब्रोंकियोल, श्वसनिका। तो प्रत्येक श्वसनी जो होती है वो आगे बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। तो श्वास नली बटेगी किसमें? श्वसनी में। श्वसनी बटेगी किसमें? श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर बिल्कुल छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वायु कुपिकाएं कहते हैं। तो अंततः वायु जो है वो वायु कुपिकाओं में ही पहुंचती है। तो इस प्रकार वायु जो होती है वो वायु कुपिकाओं में आ जाती है। मार्ग ध्यान रखना है, सबसे पहले नासिका या नासा द्वार के द्वारा नासा मार्ग, फिर नासाग्रसनी, फिर अधोग्रसनी, अधोग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वसनी, श्वास नली आगे बढ़ती है श्वसनी में, श्वसनी आगे बढ़ती है श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। और वायु जो है इन वायु कुपिकाओं में पहुंच जाती है। यहीं फेफड़ों के अंदर ही वायु कुपिकाओं के संपर्क में ही रुधिर वाहिनियाँ, धमनी और शिराएं इन्हीं वायु कुपिकाओं के संपर्क में होती है। तो यहाँ से वायु जो होती है वो शिरा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और हृदय तक पहुंचाई जाती है। वो हमने रक्त का परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, वो आगे का प्रोसेस यहीं से ही शुरू होता है। इस प्रकार फेफड़ा अगर हमारे से पूछ ले, फेफड़ा जो है वो आप देखेंगे तो बहुत सारी श्वसनिकाएँ इसके अंदर हैं, वायु कुपिकाएँ इसके अंदर हैं, इसके अलावा रक्त वाहिनियाँ इसके अंदर होती हैं, धमनी और शिराएं, इसके अलावा लसिका वाहिनियाँ भी इसके अंदर होती हैं। तो फेफड़ा जो है बहुत ही स्पंजी लचीला होता है, जो कि श्वास नलियों से, कुपिकाओं से, रक्त वाहिकाओं से और लसिका वाहिकाओं से बना होता है। दायां फेफड़ा 3 भागों में, बायां फेफड़ा 2 भागों में बंटा होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो वायु अंततः कुपिका में पहुंचती है, वायु कुपिका में, और वायु कुपिका के संपर्क में होती हैं रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां, धमनी और शिराएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा था फेफड़ों से वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और हृदय के बाएं अलिंद में डाली जाती है। 4 भाग होते हैं हमारे हृदय के, तो हृदय के बाएं अलिंद में डाली जाती है। फिर बाएं अलिंद से आ जाती है बाएं निल्ले में, बाएं निल्ले से महाधमनी अगर लेके जाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक इसे पहुंचा देती है। और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों से क्रिया कर जाती है, भोजन से क्रिया कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को महाशिरा लेकर आती है, दाएं अलिंद भरता है। दाएं अलिंद भरने के बाद ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दाएं निल्ले में आती है और दाएं निल्ले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा
फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है और फेफड़ों में फिर ये जो फुफ्फुसीय धमनी पहुंची है ये आगे वायु कुप्पिकाओं के संपर्क में होती है और वायु कुप्पिकाएं इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इसी मार्ग से वापस बाहर कर देती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई का और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का। इस डिटेल को हम हृदय वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं और ये आपके सामने श्वसन तंत्र है। तो शुरुआत में नासा, फिर नासा मार्ग, फिर नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, अधोग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, वायु कुप्पिका और वायु कुप्पिका के संपर्क में होती है रक्त वाहिनियाँ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा श्वसन तंत्र का ऊपरी और निचला भाग, यानी मानव श्वसन तंत्र मांसपेशियों का क्या योगदान है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।